Answers with explanation. Who gave the idea of Constituent Assembly firstly for the formation of Constitution for India? किसने सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का आइडिया दिया था? तो स्वराज पार्टी ने 1934। ठीक, उससे पहले रांची वाले कॉन्फ्रेंस में। ठीक, उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने 1934 पटना में, फिर जवाहरलाल नेहरू जी ने 1940 में वो लाया। The first formal demand for Constituent Assembly made by स्वराज पार्टी, रांची 1934 में। और फिर एडल्ट सफरेज पे रहे। ठीक, इट एम टू हैव इंडियन रिप्रेजेंटेटिव ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड ऑन एडल्ट सफरेज। द आइडिया वाज लेटर इंडोर्स्ड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस। कांग्रेस इन 1936 में क्या हुआ था? ऑल्दो आईएनसी सपोर्टेड डिमांड, इट वाज नॉट द फर्स्ट टू प्रपोज इट। ठीक, मुस्लिम लीग 1942 में क्या हुआ था? मुस्लिम लीग डिमांडेड ए सेपरेट नेशन पाकिस्तान इन 1940। ठीक, एंड सपोर्टेड द ब्रिटिश प्रपोजल फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन 1942 ड्यूरिंग क्रिप्स मिशन। ठीक, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस 1946 में क्या हुआ? दिस कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड पोस्ट कैबिनेट मिशन प्लान, डिड नॉट ओरिजिनेट द आइडिया। ठीक, हु इन द बिगिनिंग प्रेजेंटेड द आइडिया ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन प्री इंडिपेंडेंस डेज? तो ये एम.एन. रॉय साहब थे। 1934 में ही इन्होंने बोल दिया था। इन्होंने सजेस्ट किया था कि आइडिया ऑफ ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन विदाउट ब्रिटिश इंटरफियरेंस की अपना खुद का वो रहे। ठीक, बी आर अम्बेडकर ने क्या रोल निभाया? इन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया। एनी बेसेंट सेल्फ रूल, एडवोकेटेड सेल्फ रूल। ठीक, लेकिन इन्होंने ये कॉन्सेप्ट नहीं। जवाहरलाल नेहरू एडवोकेटेड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बट डिड नॉट ओरिजिनली कंसीव द आइडिया। Who said Constituent Assembly alone can produce a constitution indigenous to the country and truly and fully representing the will of the people? महात्मा गांधी जी ने कहा था कि हम लोग खुद ही अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लेंगे, किसी विदेशी की जरूरत नहीं है। महात्मा गांधी एक आर्टिकल लिखे द ओनली वे, किसमें? अपने पत्रिका हरिजन में। कब? 19 नवंबर 1939 में। emphasizing that only a constituent assembly can create an indigenous constitution that represent the people's will। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने एडवोकेट किया सोशल जस्टिस और वो चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के। जवाहरलाल नेहरू जी ने भी सेल्फ रूल और डेमोक्रेसी का वकालत किया। एनी बेसेंट ने होम रूल। प्रपोजल ऑफ फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय एन इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज मेड बाय, मतलब एक इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किसके थ्रू मतलब वो हुआ था? इसका प्रपोजल आया था, तो आया था क्रिप्स मिशन के थ्रू। इन मार्च 1942 क्रिप्स मिशन प्रपोज्ड फॉर्मिंग ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू ड्राफ्ट ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर 2। उन्होंने कहा था कि हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना देंगे वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, और डोमिनियन स्टेटस दे देंगे आपको, और अलाउड प्रोविंसेस टू ऑप्ट आउट इफ दे विश्ड, मतलब उन्होंने प्रोविंसेस को अलाउ भी कर दिया। ठीक, साइमन कमीशन 1927 में आया था। कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के वो जो अपना 1919 में जो एक्ट आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, उसको लेकर आया था साइमन कमीशन। और यहाँ नारा चला था साइमन गो बैक। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में क्या हुआ था? प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, मतलब डायरची ख़त्म कर दी गई, सेंट्रल डायरची स्टार्ट की गई, प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी दे दी गई। ठीक, ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन, ये कब? 1946 में आया, टू नेगोशिएट इंडियन इंडिपेंडेंस। ठीक, विथ रेफरेंस टू द प्रपोजल ऑफ क्रिप्स मिशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इन स्टेटमेंट को देखना है और बताना है कि क्या है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वुड हैव मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय प्रोविंशियल असेंबलीज एज वेल एज द प्रिंसली स्टेट्स। बिल्कुल सही है, प्रिंसली स्टेट्स, पता नहीं, अब आगे देखा जाए। एनी प्रोविंस विच इज नॉट प्रिपेयर टू एक्सेप्ट द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वुड हैव द राइट टू साइन ए सेपरेट एग्रीमेंट विद ब्रिटिश रिगार्डिंग इट्स फ्यूचर स्टेटस। बिल्कुल, ये तो सही है। अब ये देखा जाए,
वुड हैव मेंबर्स नॉमिनेटेड, यहाँ जो नॉमिनेटेड है वो गड़बड़ है, यहाँ इलेक्टेड रहेगा। ठीक, देखते हैं। क्रिप्स मिशन प्रपोज दैट प्रोविंसेस अनविलिंग टू ज्वाइन द इंडियन डोमिनियन could have a separate constitution and agreement with Britain. और how a constituent assembly was to be elected, elect करना था by provincial assemblies, not nominated। ठीक, इस वजह से वो गलत हो जाता है। हो The constituent assembly would have members elected by the provincial assemblies as well as the princely states. As per the cabinet mission plan in the constituent assembly to decide allotted members to each province, one representative was in ratio to which population? तो 10 लाख पे एक जो थे रिप्रेजेंटेटिव रहते थे। अब देखिए कैबिनेट मिशन प्लान कब 1946 में आया। प्रपोज द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एलोकेटिंग सीट्स बेस्ड ऑन पॉपुलेशन, मतलब 10 लाख पे एक रिप्रेजेंटेटिव रहेगा। रेशियो डिसाइडेड एज 1 रिप्रेजेंटेटिव पर 10 लाख, 1 मिलियन पीपल पे। ठीक, आगे देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन वाज नॉट ए मेंबर ऑफ कैबिनेट मिशन, कौन इसमें से कैबिनेट मिशन के मेंबर नहीं थे? देखिए लॉरेंस, क्रिप्स और एलेक्जेंडर, LAC, इसको आप कर सकते हैं, इस तरीके से नाम आप याद कर सकते हैं, LAC, लॉरेंस, एलेक्जेंडर, क्रिस्प, ये 3 लोग मेंबर थे और ये भाई साहब विलियम वुड जो थे वो मेंबर नहीं थे। ठीक, देखिए कैबिनेट मिशन वाज सेंट बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट, कैबिनेट मिशन 1946 में आया था। इंडिया के फ्यूचर और पर्पस, इंडिपेंडेंस के पर्पस को मतलब जानने के लिए आया था। 3 ऑफिशियल मेंबर्स आए थे, कौन? क्रिप्स साहब थे, ये प्रेसिडेंट थे बोर्ड ऑफ ट्रेड के, लॉरेंस सेक्रेटरी थे और एलेक्जेंडर फर्स्ट लॉर्ड ऑफ एडमिरल्टी थे। ठीक, विलियम वुड साहब नहीं थे। पैथिक लॉरेंस की मेंबर ऑफ मिशन एंड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। स्टेफर्ड क्रिप्स ए लीडिंग मेंबर नोन फॉर हिज प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट इन क्रिप्स मिशन, ये भाई साहब क्रिप्स मिशन में भी आए थे 1942 में और इसी वजह से उनको भेजा गया कि भाई पहले का अनुभव है, आप जाइए देखिए क्या मामला क्या नहीं है। एलेक्जेंडर another important member as the first lord of admiralty. Indian Constituent Assembly was established under, अच्छा इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किसके अंडर पास हुआ था? तो ये अपना कैबिनेट मिशन आया था, क्रिप्स थे, एलेक्जेंडर थे और LAC लॉरेंस थे। ठीक, Cabinet Mission Plan 1946 led to the formation of Constituent Assembly to frame the Constitution of India. It provided for an indirectly elected body to draft the Constitution based on provincial legislative assembly. ठीक, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में क्या हुआ? ये फ्रेमवर्क मतलब वो किया कि आप गवर्नेंस इस तरीके से कीजिए। क्रिप्स मिशन 1942, इसने डोमिनियन स्टेट मतलब इसने बताया कि प्रपोज्ड एन असेंबली, लेकिन कांग्रेस और लीग ने मतलब मतभेद होने की वजह से ये गड़बड़ हो गया। ठीक, थ्रू विच प्लान वाज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्रिएटेड? कैबिनेट मिशन प्लान द्वारा। ठीक, कैबिनेट मिशन प्लान कब? 1946 में आया था। क्रिएटिंग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर इंडिया और इट प्रपोज्ड एन इनडायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन एलोकेटिंग सीट बेस्ड ऑन पॉपुलेशन। क्रिप्स मिशन ये 1942 में आया था। इन्होंने प्रपोज तो किया असेंबली का, बट कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दिया। साइमन कमीशन 1927, ये 1919 का जो अपना वो हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, उसको देखने आया था। इन द इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म्ड इन 1946, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक, और प्रेसिडेंट कौन थे? वाइस रॉय ऑफ इंडिया उस समय कौन थे? लॉर्ड वॉवेल। राधाकृष्णन जी पार्ट नहीं थे इंटरिम गवर्नमेंट के। राजगोपालाचारी हेल्ड अदर पोजीशन लेटर बट नॉट एज वाइस प्रेसिडेंट। राजेंद्र प्रसाद जी कौन थे? फूड एंड एग्रीकल्चर था उनके पास।
Who of the following was not a member of interim government formed in August 1946? राजेंद्र प्रसाद थे। अभी ऊपर देखा गया राधा कृष्णन जी नहीं थे। ठीक, जगजीवन राम जी लेबर देखते थे ना, इंक्लूडिंग नेहरू, राजेंद्र, जगजीवन राम, बट एस राधा कृष्णन वॉज नॉट मेंबर। सी राजगोपालाचारी थे। राजेंद्र प्रसाद जी फूड एंड एग्रीकल्चर, जगजीवन राम जी लेबर मिनिस्टर। द फर्स्ट इंटरिम नेशनल गवर्नमेंट वाज अनाउंस्ड ऑन, अनाउंस कब हुआ था? देखिए बनी तो ये 2 सितंबर 1946 को था, अनाउंस हुआ था अपना 24 अगस्त 1946 को। द ब्रिटिश अनाउंस द फॉर्मेशन ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट विच टुक चार्ज ऑन 2 सितंबर 1946। 2 सितंबर 1946 को ये चार्ज ले ली थी। ठीक, 24 अगस्त 1946 को बना, मतलब अनाउंस हुआ, और 2 सितंबर 1946 को ये चार्ज ले लिया। जवाहरलाल नेहरू जी क्या बने? इसके वाइस प्रेसिडेंट बने। अकॉर्डिंग टू द वेबल प्लान, द नंबर ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम मेंबर्स इन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल वाज टू बी इक्वल, और ये असर्शन है। वेबल थॉट दैट दिस अरेंजमेंट वुड हैव अवॉइडेड द पार्टीशन ऑफ इंडिया, मतलब ये इनका वेबल का थॉट था। ठीक, अब इसका हम लोग देखा जाए क्या मामला है। वेबल प्लान जो 1945 में आया, प्रपोज इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम इन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल टू ईज कम्युनल टेंशन, ये बात तो सही है उनका, लेकिन इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था वेबल प्लान का? टू रिजॉल्व पॉलिटिकल डेडलॉक, मतलब कि जल्दी से मामला खत्म हो। ये नॉट नेसेसरली टू प्रिवेंट पार्टीशन, वो अपना मामला ख़त्म करना चाहते थे, ये नहीं चाहते, ये उनका वो लक्ष्य नहीं था कि पार्टीशन ना हो या जो भी हो। विच केम लेटर ड्यू टू वर्सनिंग हिंदू मुस्लिम रिलेशन। कैबिनेट मिशन प्लान कब आया? 1946 में। इसने फेडरल स्ट्रक्चर और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का प्रपोजल दिया। इंटरिम गवर्नमेंट 24 अगस्त को ये बताया गया कि बनेगी, और 2 सितंबर 1946 को बना। 26 अक्टूबर को मुस्लिम लीग ने शामिल हुआ। वेबल प्लान 1945 में आया। क्रिप्स मिशन 1942 में आया। कैबिनेट मिशन प्लान में LAC लॉरेंस, अलेक्जेंडर और क्रिप्स शामिल थे। Which of the following statement is a true in relation to Constituent Assembly? Assembly was based on adult suffrage. Assembly was a result of direct election, नहीं, direct election पे नहीं था, indirect। Assembly was a multi-party body, हाँ आगे चल के हो गई थी। Assembly worked through various committees। देखते हैं इसका आंसर क्या होता है, 3 और 4, 3 and 4। ये 1935 के एक्ट के अकॉर्डिंग था, तो इस वजह से देखिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज नॉट बेस्ड ऑन एडल्ट सफरेज। ठीक, इंस्टेड इट वाज इनडायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी। मेंबर्स वेयर चूजन बाय प्रोविंशियल असेंबलीज इलेक्टेड ऑन ए लिमिटेड फ्रेंचाइज। किस पे? बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी, एजुकेशन और टैक्सेशन क्राइटेरिया पे बेस्ड था। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अकॉर्डिंग ही हमको लग रहा है कि ये चुनाव हुआ होगा। इट वाज ए नॉट रिजल्ट ऑफ डायरेक्ट इलेक्शन बट बाय इनडायरेक्ट प्रोसेस। ठीक, असेंबली वाज इंडीड ए मल्टी पार्टी बॉडी, ये मल्टी पार्टी बॉडी थी विथ रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम कांग्रेस, मुस्लिम लीग, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन एंड अदर स्मॉल ग्रुप्स। असेंबली वर्क थ्रू वेरियस कमेटीज, जैसे ड्राफ्टिंग कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी एक्सेट्रा। ठीक, Which of the following statement are correct regarding to Indian Constituent Assembly? It was not based on adult franchise, हाँ सही है। It resulted from direct election, गलत है। It was not a multi-party body, गलत है। It worked through several committees, बिल्कुल सही है। A और D जिसमें हो मामला वही सही है, बिल्कुल सही है। अब देखा जाए, विच अमंग द फॉलोइंग वाज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये इनकरेक्ट मतलब स्टेटमेंट कौन सा? इट वर्क विद द हेल्प ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कमेटीज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट अमंग देम बीइंग द ड्राफ्टिंग कमेटी, सही है। इनकरेक्ट हम लोग को ढूंढना है। माइनॉरिटी कम्युनिटीज लाइक क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियन एंड पारसीज वेर एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन द असेंबली, ये नहीं पता है, देखा जाए आगे देखा जाए।
इट वॉज इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ये गलत है, ठीक। इट्स इलेक्टोरल प्रोसेस वॉज बेस्ड ऑन 6th शेड्यूल ऑफ द एक्ट 1935 which allowed for a restricted franchise based on tax, property and education qualification, सही है, ठीक। तो ये अपना ये वाला गलत है कि इट वाज बेस्ड ऑन बेसिस ऑफ एडल्ट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। अच्छा ये देख लीजिए, माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ जो थी क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियंस और पारसीज, ये मतलब असेंबली में रिप्रेजेंट करती थी अपने आप को। देखिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज नॉट इलेक्टेड ऑन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ठीक। इंस्टीड इट्स मेंबर वेयर चूजन बेस्ड ऑन लिमिटेड फ्रेंचाइज, जैसे टैक्स, एजुकेशन और प्रॉपर्टी क्वालिफिकेशंस। देखिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बेस पे नहीं इलेक्ट हुआ था, ठीक। इंस्टीड इट्स मेंबर वेयर इलेक्टेड बाय प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली, कहाँ से? प्रोविंशियल के लेजिस्लेटिव असेंबली से सेलेक्ट हुए थे, मतलब इलेक्ट हुए थे। विच वेयर चूजन बेस्ड ऑन लिमिटेड फ्रेंचाइज पे ये लोग बेस्ड हैं, जैसे टैक्स, एजुकेशन और प्रॉपर्टी क्वालिफिकेशन। असेंबली वर्क थ्रू न्यूमरस कमिटीज़, ठीक, जैसे ड्राफ्टिंग कमेटी हो गया, इसमें एक इंपॉर्टेंट थी, माइनॉरिटी कम्युनिटीज वेयर एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड, ठीक, इंश्योरिंग डाइवर्स ओपिनियंस इन द ड्राफ्टिंग प्रोसेस। द इलेक्टोरल प्रोसेस फॉलोड द प्रोविजंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, पर्टिकुलरली इट्स 6th शेड्यूल विच प्रोवाइडेड फॉर लिमिटेड फ्रेंचाइज। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है उसका 1935 का 6th शेड्यूल लिमिटेड फ्रेंचाइज वो प्रोवाइड करता था। मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हु ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वेयर nominated by British Parliament, nominated by Governor General, elected by legislative assemblies of various provinces, ठीक। इलेक्टेड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस, मुस्लिम लीग, ऐसा नहीं है, ठीक। द मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वेयर इलेक्टेड बाय प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली विच वेयर चूजन थ्रू एन इनडायरेक्ट इलेक्शन से प्रोसेस अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान ऑफ 1946। Election was conducted by members of legislative assemblies, ठीक, and seated were allocated based on population, क्या रेशियो था पॉपुलेशन का? 1 रिप्रेजेंटेटिव पर 10 लाख पीपल। अब ये देखते हैं, और टोटल मेंबर कितने थे? 389 थे, और टोटल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, और 296 जो थे वो ब्रिटिश इंडिया के, 93 प्रिंसली स्टेट्स के। इसमें भी 292 जो थे वो 11 प्रोविंसेस से इलेक्ट हुए थे, और 4 जो थे वो कमिश्नरीज से थे, ठीक। इंडियन नेशनल कांग्रेस मेजोरिटी में थी, ठीक। कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट ड्राफ्टिंग कमेटी BR अम्बेडकर साहब, यूनियन पावर कमेटी जवाहरलाल जी, ठीक। ये डिफाइंड सेंट्रल एंड स्टेट पावर, फंडामेंटल राइट्स सरदार पटेल जी। With reference to Indian history, member of the Constituent Assembly from the provinces where, मतलब जो मेंबर थे Constituent Assembly के provinces के, वो क्या थे? Directly elected by the people of those provinces. इधर में Indian history, members of the Constituent Assembly from the provinces where, नहीं, ऐसा नहीं है। Nominated by Indian National Congress and Muslim League, नहीं। Elected by provincial legislative assemblies, बिल्कुल सही। Members of Constituent Assembly के बारे में पूछ रहा है, ठीक। तो ये इलेक्टेड बाय प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली, सेलेक्टेड बाय गवर्नमेंट फॉर देयर एक्सपर्टीज इन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स, नहीं, ये था इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली। मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वेर इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज विच वेर देमसेल्फ इलेक्टेड बेस्ड ऑन ए लिमिटेड फ्रेंचाइज, जैसे टैक्स, प्रॉपर्टी और एजुकेशन, अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। ए टोटल नंबर ऑफ 292 मेंबर्स वेर इलेक्टेड फ्रॉम ब्रिटिश इंडिया and 93 members were nominated by princely states, और 4 कमिश्नरीज से। डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपुल, नहीं, देयर वाज नो प्रोविजन ऑफ डायरेक्ट इलेक्शन। नॉमिनेटेड बाय कांग्रेस मुस्लिम, दे इन्फ्लुएंस सिलेक्शन बट डिड नॉट डायरेक्टली नॉमिनेट, ठीक। हाउ वेर द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्टेड?
ये हुआ था बाई प्रोविंशियल असेंबलीज इनडायरेक्टली इलेक्टेड, ठीक। मेंबर्स वेर इलेक्टेड बाय प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज विच वेर कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935. Election was indirect and followed the system of proportional representation with limited franchise. Proportional representation with limited franchise, ठीक। देखिए, नॉमिनेटेड बाय कांग्रेस नहीं, नॉमिनेटेड बाय इंडियन रूरल, ये इनकरेक्ट, प्रिंसली स्टेट नॉमिनेटेड देयर रिप्रेजेंटेटिव बट ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस फॉलोड एन इलेक्शन प्रोसेस, ठीक। ये किसके बारे में पूछ रहा था? हु वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, पहला चेयरमैन कौन थे? देखिए, ये पहला चेयरमैन तो ये अपने डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुए, ये टेम्पोरेरी चेयरमैन थे, और फिर राजेंद्र प्रसाद जी परमानेंट चेयरमैन हुए। सच्चिदानंद सिन्हा टेम्पोरेरी चेयरमैन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली व्हेन इट मेट फर्स्ट टाइम कब मेट हुआ था? 9 दिसंबर 1946। उसके बाद अगली मीटिंग 11 दिसंबर 1946 को हुई, उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी क्या बने? परमानेंट चेयरमैन। हु चेयर्ड फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। The first day session of the Constituent Assembly was chaired by Dr. Sachchidanand Sinha ji. Dr. Rajendra Prasad was elected as chairman of Constituent Assembly कब? 11 दिसंबर 1946 को। What are true about Constituent Assembly में क्या? फर्स्ट मीटिंग was held on 9 दिसंबर 1946, बिल्कुल सही। Its first permanent president was सच्चिदानंद, परमानेंट नहीं थे, टेम्पोरेरी थे। मुस्लिम लीग बाइकॉटेड द फर्स्ट मीटिंग ऑफ असेंबली, ये बिल्कुल सही है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही था। हु वाज द चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया? चेयरमैन कौन थे? अपने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। कंपोजिशन देखा जाए, 389 मेंबर्स थे, उसमें 292 प्रोविंसेस थे, 93 प्रिंसली से थे, 4 चीफ कमिश्नरी प्रोविंस से थे। देखते हैं, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? राजेंद्र प्रसाद जी थे। ये परमानेंट प्रेसिडेंट बने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की 11 दिसंबर 1946 को, और इन्होंने कंटिन्यू रखा अपना रोल इंडिया इंडिपेंडेंस तक, ठीक, जब तक असेंबली ने अपना टास्क पूरा नहीं कर लिया। के मुंशी जी जो थे, सिराज कोपाली पहले इंडियन गवर्नर जनरल थे, ठीक, और बी आर अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। के मुंशी जी ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे। हु वाज द फर्स्ट नॉमिनेटेड डिप्टी चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? नॉमिनेटेड कौन थे पहले? हु फर्स्ट नॉमिनेटेड डिप्टी चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? फ्रैंक एंथोनी नॉमिनेटेड थे, ये देखिएगा। टेम्पोरेरी, फ्रैंक एंथोनी was first temporary deputy chairman of Constituent Assembly. He was nominated on 9 December 1946 by temporary chairman Dr. Sachchidanand Sinha. ये किसके लीडर थे? ऑल इंडिया एंग्लो इंडियन एसोसिएशन के लीडर थे, और ये नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ लोकसभा 1950 से लेकर 1992 तक ये नॉमिनेटेड मेंबर रहे लोकसभा के, फ्रैंक एंथोनी। और एच.सी. मुखर्जी जो हुए फिर उसके बाद पहले परमानेंट वाइस प्रेसिडेंट हुए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, ठीक। तो टेम्पोरेरी वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? फ्रैंक एंथोनी, इनको पहला वाइस प्रेसिडेंट भी कहा जा सकता है। और पहला परमानेंट वाइस प्रेसिडेंट कौन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के? एच.सी. मुखर्जी जी। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज इस्टेब्लिश्ड ऑन, कब इस्टेब्लिश हुआ? मतलब 9 दिसंबर 1946 को, आप जान ही रहे हैं। किसके अंडर फॉर्म हुआ? इट वाज फॉर्म अंडर कैबिनेट मिशन प्लान ऑफ 1946 एंड टुक नियरली 3 years टू कंप्लीट द ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन। 10 जून 1946 को क्या हुआ था? कैबिनेट मिशन अराइव्ड, ठीक। 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था? कॉन्स्टिट्यूशन वाज
एडॉप्टेड। 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू इफेक्ट। फर्स्ट सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज हेल्ड ऑन 9 दिसंबर 1946। ठीक, कितने लोगों ने अटेंड किया? 207 मेंबर्स ने। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी टेम्पोरेरी चेयरमैन बने। फ्रैंक एंथोनी को वाइस प्रेसिडेंट नॉमिनेट किए, फिर जाके HC मुखर्जी जी परमानेंट वाइस चेयरमैन बने। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया। 26 जनवरी 1946 को नहीं ये तो कुछ नहीं। व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इस्टेब्लिश्ड? तो 9 दिसंबर 1946 को। ठीक, व्हेन वाज द फर्स्ट सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड? अपना 9 दिसंबर 1946 को। ठीक, व्हेन डिड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मीट फॉर द फर्स्ट टाइम? 9 दिसंबर 1946। इन विच मीटिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया डिड जवाहरलाल नेहरू ले डाउन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कब पेश किया गया? 5th। इंट्रोड्यूस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ऑन द 5th सेशन ऑन 13 दिसंबर 1946 को। कब? देखिए 9 दिसंबर को बैठक हुई पहला, उसमें सच्चिदानंद सिन्हा जी प्रेसिडेंट बने टेम्पोरेरी। फिर 11 दिसंबर को राजेंद्र प्रसाद जी। फिर 5वें सेशन में, मतलब 9, 10, 11, 12, 13, 5वें सेशन में क्या हुआ? ऑब्जेक्टिव, यानी कि 13 दिसंबर को ऑब्जेक्टिव, 5वें दिन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया गया। ठीक, और इसमें क्या हुआ? रेजोल्यूशन डिफाइन द ऑब्जेक्टिव एंड गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, लेटर बिकेम द फाउंडेशन ऑफ प्रीएम्बल। आगे चल के ये क्या बना? प्रीएम्बल का फाउंडेशन बना। तो 13 दिसंबर 1946 को 5वें सेशन में, ठीक, 5वें मीटिंग में ये अपना ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया गया। ठीक, व्हेन डिड नेहरू इंट्रोड्यूस द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? ये 13 दिसंबर 1946 को। ठीक, और पास एडॉप्ट कब हुआ? मतलब ये ला दिया गया 13 दिसंबर को, ये एडॉप्ट हुआ 22 जनवरी 1947 को। ठीक, कब? 22 जनवरी 1947 को। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, आगे बढ़ते हैं हम लोग। द रेजोल्यूशन फॉर गिविंग ए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया was adopted by the Constituent Assembly on 22 जनवरी 1946। ठीक, the objective resolution which outlined the philosophy and vision of Indian Constitution was introduced by Jawaharlal Nehru on 13 December 1946 और adopted on 22 जनवरी 1947। अच्छा, 20 फरवरी 1947 को क्या हुआ था? दिस वॉज द डेट व्हेन द ब्रिटिश अनाउंस देयर डिसीजन टू लीव इंडिया बाय जून 1948। मतलब 20 फरवरी को ये तय हुआ था कि जो ब्रिटिश लोग हैं या ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो इंडिया से चली जाएगी जून 1948 से पहले। हु प्रपोज द प्रीएम्बल बिफोर द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के ही थ्रू वो हुआ था, तो समझिए जवाहरलाल नेहरू जी ने। ठीक, प्रपोज ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ऑन 13 दिसंबर 1946 और 22 जनवरी को 1947 में ये अडॉप्ट कर लिया गया। ठीक, प्रीएम्बल एम्बडीज आइडियल सच एज जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। BN राव जी जो थे कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे। Who of the following presented the objective resolution? Pandit Jawaharlal Nehru ji. In relation to the formation of Constitution of India, which of the following sentences are correct? Resolution of objective by Nehru affected the making of Constitution, सही है। Preamble fulfills various important objectives, aims, बिल्कुल सही है। People of India are ordered, directed the Constitution, बिल्कुल सही। Head of the state is elected by the people directly, नहीं। देखा जाए, Nehru's objective resolution laid the foundation of Constitution. Preamble encapsulates
इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सच एज जस्टिस, लिबर्टी एंड इक्वालिटी। ठीक, द फ्रेज वी द पीपुल ऑफ इंडिया इन द प्रियम्बल सिग्निफाइज दैट द कॉन्स्टिट्यूशन इज डेराइव्ड फ्रॉम द पीपल। ठीक, अब स्टेटमेंट चौथा को देखा जाए, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल बट थ्रू इलेक्टोरल कॉलेज। इलेक्टोरल कॉलेज कौन? एमपी और एमएलएज। हाउ मेनी सेशंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वेयर कंडक्टेड फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो ये कितने सेशंस लगे थे? 12। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड मतलब 12 सेशंस में हुआ, 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे और 165 दिन तक लगभग, मतलब 165 दिन लगे, मतलब डेलिब्रेशन चला 165 दिन। एंड फाइनली अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949। मेंशन द करेक्ट डेट ऑफ द लास्ट मीटिंग ऑफ द, तो 24 जनवरी 1950 को लास्ट मीटिंग हुई थी। ठीक, और यहाँ लोगों ने सिग्नेचर किया फिर 26 जनवरी 1950 को केम इनटू फोर्स। हाउ मच टाइम डिड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टेक टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? 2 साल 11 महीने और 18 दिन। ठीक, और 165 दिन डेलिब्रेशन चला, 12 सेशंस हुए। ठीक, 9 दिसंबर पहली मीटिंग हुई और 26 नवंबर को मतलब अडॉप्ट कर लिया गया। ठीक, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। द फाइनल सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज इन 24 जनवरी 1950। बिल्कुल सही है। राजेंद्र प्रसाद वाज डिक्लेयर टू बी ड्यूली इलेक्टेड टू द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन हिज फाइनल सेशन। बिल्कुल सही है। ठीक, व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? 2 years 11 months एंड 18 days। ठीक, देखिए 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी और फाइनल 24 जनवरी 1950 को। अब इसको जो है दोनों को मैच करना है। देखिए फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रैंक एंथोनी थे, इसमें है एच.सी. मुखर्जी है, ये परमानेंट मेंबर वाइस प्रेसिडेंट थे। ठीक, ओरिजिनली द ओनली कांग्रेस मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, member of constituent assembly representing Rajasthan's princely state, chairman of union constitution committee, तो ये जवाहरलाल नेहरू थे। और के एम मुंशी थे ओनली कांग्रेस मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। ठीक, वी.टी. कृष्णमाचारी रिप्रेजेंटेड राजस्थान प्रिंसली स्टेट। हु वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? बी.एन. राव। बी.एन. राव जो थे वो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र थे। इन्होंने ही प्लेड ए क्रूशियल रोल इन प्रिपेयरिंग इनिशियल ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच वर लेटर रिफाइंड बाय द ड्राफ्टिंग कमेटी अंडर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज प्रिपेयर्ड बाय बी.एन. राव। उसके बाद जो है उन्होंने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को प्रेजेंट किया, तो उन्होंने फिर रिफाइंड किया उसको। B.N. Rao prepared first draft of the constitution serving as the constitutional advisor. ठीक, his draft was presented to the drafting committee which was chaired by Dr. B.R. Ambedkar who made a significant modification and addition. अब देखिए B.R. अम्बेडकर जी ने फाइनलाइज किया ड्राफ्ट को, प्रिपेयर नहीं किया था। पहला ड्राफ्ट प्रिपेयर नहीं किया था जबकि फाइनलाइज किया था। के संथनम was involved in planning but not drafting the constitution. के मुंशी contributed in various provisions. When was the third reading of the Indian Constitution started? तीसरी रीडिंग कब स्टार्ट हुई? तो ये करेक्ट डेट तो 17 नवंबर 1949 है, तो इसके करीब 14 नवंबर 1949 है, तो इसी को मान लिया जाए। द थर्ड रीडिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिगेन ऑन 17 नवंबर 1949 एंड वाज कंप्लीटेड ऑन 26 नवंबर 1949। मतलब थर्ड रीडिंग कब? 17 नवंबर 1949 को स्टार्ट हुई थी और कंप्लीट कब हुई थी? 26 नवंबर 1949 को। ड्यूरिंग थर्ड रीडिंग फाइनल ड्राफ्ट वाज थोरोली डिस्कस्ड एंड फॉर्मली अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। मतलब तीसरी रीडिंग में जो है अडॉप्ट किया गया था अपने कॉन्स्टिट्यूशन को।
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज कंप्लीटेड ऑन, कब कंप्लीट हो गया था? 26 नवंबर 1949 को। यही तीसरी रीडिंग के बाद कंप्लीट हो गया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 26 नवंबर, एडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को। कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 26 नवंबर 1949। एडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को और केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950। देखिए 26 जनवरी इन्फोर्समेंट डेट है, नॉट एडॉप्टेशन डेट है 26 नवंबर 1949। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज एडॉप्टेड ऑन विच डेट? एडॉप्ट किया गया था तो 26 नवंबर 1949 को। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स, एंड फोर्स में कब आया? 26 जनवरी 1950 को। ठीक, क्यों? क्योंकि इसी दिन को, मतलब द डेट वाज चूजन टू हॉनर द पूर्ण स्वराज डिक्लेरेशन ऑन 26 जनवरी 1930। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950। कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949 एंड केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950। जनवरी 26 वाज सेलेक्टेड एज द डेट फॉर द इनॉग्रेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब 26 जनवरी को क्यों चूज किया गया था? द कांग्रेस हैज ऑब्जर्व इट एज इंडिपेंडेंस डे इन 1930। बिल्कुल सही है। ऑन दैट डे द क्विट इंडिया मूवमेंट वाज स्टार्ट इन 19, ये नहीं है, इट वाज कंसिडर्ड नहीं। ठीक, ये इंडिपेंडेंस डे इन 1930। इस समय पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस का वो रखा गया था, माइलस्टोन रखा गया था। ठीक, 26 जनवरी 1950 को, मतलब 1930 को रखा गया था। तो ये माना गया कि हर बार 26 जनवरी को हम लोग पूर्ण स्वराज दिवस मनाएंगे। ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 26 नवंबर को। ठीक, संविधान दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। द डे वाज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड एज कॉन्स्टिट्यूशन डे इन 2015 में इसको डिक्लेयर किया गया था। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रमोट अवेयरनेस अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स। 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे, 26 जनवरी इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन डे। The Constitution Day is celebrated on 26 November every year to promote constitutional values among citizens। बिल्कुल सही है। On 26 November 1949, Constituent Assembly of India set up a drafting committee under the chairman of डॉक्टर बी आर। नहीं, ये तो 24 अगस्त को ही सेट कर लिया गया था। ठीक, ये वाला गलत है। ठीक, देखिए ड्राफ्टिंग कमेटी वाज सेटअप 29 अगस्त 1947 को सेटअप किया गया था ड्राफ्टिंग कमेटी। ठीक, नॉट ऑन 26 नवंबर 1949। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा अडॉप्ट किया गया था। ठीक, ऑन 26 नवंबर 1949। प्रीएम्बल इटसेल्फ स्टेट दैट कॉन्स्टिट्यूशनल वाज अडॉप्टेड एंड इनैक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। देखिए इंडियन पार्लियामेंट केम इनटू एक्सिस्टेंस ओनली आफ्टर 1950। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज इनैक्टेड ऑन 26 नवंबर 1920 बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक, 26 नवंबर 1949 को केम इनटू फोर्स और इनैक्टेड एंड अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड एंड इनैक्टेड ऑन 26 नवंबर 1949। ठीक, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन करेक्ट chronological order starting from the earliest to the last activity. Appointment of the drafting committee. Indian constitution was adopted and enacted. Date of commencement of Indian constitution. Constituent assembly first met. तो देखिए ये 9 दिसंबर को पहली बार बैठक हुई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। ठीक, फिर जो है 29 अगस्त को अपॉइंटमेंट ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। ठीक, इंडियन ये तो 26 नवंबर को हुआ था। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये 26 जनवरी को। ठीक,
तब देखिए डेट ऑफ कमेंसमेंट 26 जनवरी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड 26 नवंबर, अपॉइंटमेंट ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी 29 अगस्त 1947, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फर्स्ट मेट 9 दिसंबर 1946। ठीक, देखिए पूर्ण स्वराज डिक्लेरेशन 26 जनवरी 1930 को कहाँ डिक्लेयर हुआ था? ये लाहौर सेशन में 1929 में ये डिक्लेयर हुआ था कि हम लोग अब आगे से 26 जनवरी को मतलब हम लोग मनाएंगे स्वराज, पूर्ण स्वराज दिवस। और ये 2015 को मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ने संविधान दिवस की नींव रखी थी 26 नवंबर को। ठीक, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वॉज इलेक्टेड टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रॉम, देखिए पहले तो ये वेस्ट बंगाल से थे, लेकिन चूंकि वो बांग्लादेश की तरफ चला गया था तो वो उसके बाद बॉम्बे प्रेसिडेंसी से हुए। ठीक, इनिशियली डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वाज इलेक्टेड फ्रॉम ईस्ट बंगाल, सॉरी बांग्लादेश की तरफ से, बट आफ्टर पार्टीशन दैट रीजन बिकेम पार्ट ऑफ पाकिस्तान, ही लॉस्ट हिज सीट। फिर क्या हुआ? ही वाज इलेक्टेड फ्रॉम बॉम्बे प्रेसिडेंसी वेयर ए सीट वाज वैकेटेड फॉर हिम बाई एम आर जयकर। एम आर जयकर ने इनके लिए अपनी सीट खाली की। ठीक, this ensured that Dr. Ambedkar could continue his crucial role in drafting the constitution. Year of birth and death of Dr. B R Ambedkar, तो वो 1891 में उनका जन्म हुआ था और मृत्यु 1956 में हुई थी। ठीक, देखिए डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महाऊ मध्य प्रदेश में हुआ था और उनकी मृत्यु जो है 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में हुई थी। एक बार फिर से देख लेते हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 में महाओ मध्य प्रदेश में हुआ था, 14 अप्रैल 1891 को महाओ मध्य प्रदेश में, और उनकी डेथ जो हुई थी वो 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में हुई थी। ठीक, Consider the following statement. The discussion of the third round table conference eventually led the passing of Government of India Act 1935, ये लगभग हम लोग कह सकते हैं। Government of India Act 1935 provided for the establishment of All India Federation to be based on a union of province of British India and the princely states, ये भी सही है। देखिए थर्ड राउंड टेबल के में जो डिस्कशन हुआ था ये 1932-33 तक चला था। वेयर इंस्ट्रूमेंटल इन ड्राफ्टिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक, जिसने इंश्योर किया इंडियाज फेडरल स्ट्रक्चर। ठीक, और अब एक्ट ऑफ 1935 प्रपोज ऑल इंडिया फेडरेशन, लेकिन ये बन नहीं पाया, कंबाइनिंग ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स। However, princely states were reluctant to join and plan never materialized fully. आगे देखते हैं। The Constitution of India provides for all necessities of the country. It is known or called as an adopted constitution. ये दोनों लगभग सही है, लेकिन ये इसका सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। The Indian Constitution provides for political, economic and social framework necessary for country's governance and development. ठीक, while the Constitution is referred to as an adopted document because it was formally enacted by the Constituent Assembly, this does not explain why it meets the country's need. ठीक, देखिए डिफरमेंट ऑफ अडल्ट फ्रेंचाइज फॉर 15 years was advocated by Constituent Assembly by, मतलब किसने कहा कि 15 साल के लिए अभी एडल्ट फ्रेंचाइज ना लागू किया जाए? मौलाना आज़ाद साहब ने कहा। ठीक, ड्यूरिंग डिस्कशन इन द Constituent Assembly मौलाना आज़ाद सजेस्टेड दैट इम्प्लीमेंटिंग यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज शुड बी पोस्टपोन फॉर 15 years। उन्होंने कहा कि 15 साल के लिए इसको मतलब पोस्टपोन कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि लो लिटरेसी लेवल और एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस थे। ठीक, जबकि राजेंद्र प्रसाद जी, जवाहरलाल नेहरू जी ने एकदम स्ट्रांगली सपोर्ट किया कि नहीं लागू होना चाहिए। Who among the following advised that Indian National Congress should be disbanded as a political party after independence of India? किसने सजेस्ट किया था? महात्मा गांधी ने कहा था कि ख़त्म कर दो। हाँ, और ये डिसबैंडेड एज ए पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। देखते हैं आगे।
After India's independence in 1947, Mahatma Gandhi suggested Indian National Congress, which was initially formed to achieve independence, should be disbanded as a political party. Instead, focus on social services and rural development पे focus करे. Gandhi believed that continuing as a political party could divert INC from its original mission for serving the people selflessly. C. Rajagopalachari, he was supporter of constitutional method and did not propose disbanding INC. ठीक. Jayaprakash Narayan advocated for social movements but did not call disbanding INC. Acharya Kripalani, a Congress leader, but did not propose the disbandment. Which one of the following said, a constitution like a machine is a lifeless thing. It acquires life because of the men who control it, and India meets today nothing more than a set of honest men who will have the interest of country before them. ये किसने कहा था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा था. ठीक, तो इसको डिकोड करते हैं. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी पहले प्रेसिडेंट थे भारत के और चेयरमैन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के. ठीक. ये स्टेटमेंट उन्होंने 26 नवंबर 1949 को दिया था. ठीक. He emphasized that a constitution alone cannot serve the country unless it is implemented by honest and dedicated individuals. इन्होंने कहा था कि बहुत ईमानदार और डेडिकेटेड इंडिविजुअल्स चाहिए. ठीक. जवाहरलाल नेहरू जी ने सोशियो इकोनॉमिक गोल्स और डेमोक्रेटिक आइडियल्स पे फोकस किया था. डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी पे फोकस किया था. गांधी जी ने एडवोकेटेड मोरल एंड एथिकल गवर्नेंस. ठीक. In their nationalist reaction, the founding father of Indian Constitution tended to minimize the importance of minority interest and emotions. ये किसने कहा था? आइवरी जेनिंग्स ने कहा था कि मतलब नेशनलिस्ट रिएक्शन में जो फाउंडिंग फादर्स थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, उन्होंने क्या किया? मिनिमाइज किया माइनॉरिटी इंटरेस्ट और इमोशंस को. ठीक. जैसे आइवरी जेनिंग्स ने क्रिटिसाइज किया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को और ये बताया कि इन्होंने नहीं नॉट गिविंग इनफ एम्फेसिस टू माइनॉरिटी इंटरेस्ट इन परस्यूट ऑफ नेशनल यूनिटी. मतलब नेशनल यूनिटी के चक्कर में इन्होंने माइनॉरिटीज़ के अधिकारों पे उतना ध्यान नहीं दिया. ही आर्ग्यूड दैट द फोकस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज प्राइमरली ऑन अचीविंग सोवर्निटी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट. उन्होंने कहा कि इनको सोवर्निटी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की ही तरफ धकेला गया रेदर देन माइनॉरिटी सेफ गार्ड्स. ठीक. मॉरिस जोन्स ने फोकस ऑन पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया. ठीक. हार्ड ग्रेव जूनियर स्टडीड साउथ एशियन पॉलिटिक्स. एलेक्जेंड्रो विट्ज फोकस ऑन लीगल सिस्टम्स. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज कांग्रेस एंड कांग्रेस वाज इंडिया. ये किसने कहा? ऑस्टिन ने किया. ग्रेनविले ऑस्टिन ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत है. ठीक. ए हिस्टोरियन एंड एक्सपर्ट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इन हिज बुक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ग्रेनविले ऑस्टिन ने लिखा. ठीक. कॉर्नर स्टोन ऑफ ए नेशन. ही emphasized the significant influence of the Indian National Congress in shaping the constitution and how it reflected aspiration of nation. C.R. एटली कौन थे? ये ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने मतलब भारत को इंडिपेंडेंस दिया. विंस्टन चर्चिल अपोज्ड इंडियन सेल्फ रूल. माउंटबेटन जी लास्ट ब्रिटिश वाइसराय ऑफ इंडिया. हाउ मेनी वुमेन मेंबर्स वेयर इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? 15 थी. There were 15 women members in the Constituent Assembly who played a significant role in shaping the constitution. कौन? 15 women members were अम्मू स्वामीनाथन, एनी मस्करनी, सरोजनी नायडू जी, दक्षायनी वेलायुधन जी, दुर्गाबाई देशमुख, हंसा मेहता, कमला चौधरी, लीला रॉय, मलाती चौधरी, राजकुमारी अमृत कौर, रेणुका राय, पूर्णिमा बनर्जी, बेगम एजाज रसूल, सुचिता कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित. ठीक. तो यहाँ अपना होता है ख़त्म PYQs. ठीक. थैंक यू. बाय बाय.